मैं आपके लिए लाया हूँ एक राहत भरा कंटेंट, या इसको रिलैक्सेबल कंटेंट कह सकते हैं। और जो यहाँ पर मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ रिलैक्सेबल कंटेंट, पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप खुद भी इसको रिलैक्सेबल कंटेंट का नाम दे सकते हैं। और ये हजारों लोगों के मन का प्रश्न है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH जो बात करता है 15-45 दिन में पेमेंट की, उसके लिए वर्किंग किस प्रकार करनी है वो हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल, जहां आपको इनकम टैक्स और जीएसटी की जानकारियां मिलती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान मिलता है। चैनल पर पहली बार है तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ये एक्सेल शीट बना रखी है, वो क्रेडिटर्स की लिस्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो ये इजीली आप अपने सॉफ्टवेयर से आप इजीली इस डेटा को निकाल सकते हैं जो आपकी क्रेडिटर्स का डेटा है, जिन लोगों से आप परचेज करते हैं। यहाँ पर ये मेरे पार्टीज के नाम आ रहे हैं और यहाँ पर उनका बैलेंस जो आ रहा है, जो ड्यू है बैलेंस, वो टोटल एज ऑन डेट मेरा बैलेंस यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से आपने जो वर्किंग करनी है वो समझते हैं। इस एक्सेल शीट को समझने से पहले आपको कुछ और मैं एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करूंगा। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से केस में हमारा ये जो सेक्शन है वो वर्क नहीं करेगा, यानी कि उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ पॉइंट नोट्स किए हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एज ऑन 1/4 यानी कि 1/4/2023 को फाइनेंशियल ईयर, जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 43BH 1/4/2023 से जो वो एप्लीकेबल हो गया है। तो यहाँ पर 1/4/2023 से पहले के जो क्रेडिटर्स के आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो अगर स्टिल कंटिन्यू हो रहे हैं आपके 2024 यानी कि 31/3/2024 को भी, तो वहां पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। उस केस में हमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, क्रेडिटर्स जो माइक्रो और स्मॉल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी कि जो मीडियम या लार्ज की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो एमएसई में फॉल नहीं करेंगे, यानी कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये सेक्शन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ही है। तीसरा, यहाँ पर फिक्स असेट्स अगर आपने कोई परचेज किया है तो उस केस में भी ये अप्लाई नहीं होगा। नंबर 4, ट्रेडर्स जो होलसेल या रिटेल कोई भी है आपके ट्रेडर्स, तो उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, वो लोग जो रजिस्टर नहीं हो सकते एमएसएमई में, जिनके ऊपर एमएसएमई का एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं एक्सेल की तरफ। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी चीजें आपको जो वो समझ में आ सके। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये मैंने क्रेडिटर्स की जो लिस्ट है यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया हुआ है। अब आपने दोस्तों किस तरीके से वर्किंग करनी है, मैंने कुछ डेटा भी फिल करके रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप समझिए दोस्तों, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, सन्डी क्रेडिटर्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट निकाली हुई है। तो यहाँ पर पहले तो ये पार्टी का नाम आ रहा है, दूसरा एज ऑन डेट का बैलेंस आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये कॉलम में आपने यहाँ पे वो डिटेल प्रोवाइड करनी है कि रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं ये लोग, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर होंगे या सर्विस प्रोवाइडर होंगे या ट्रेडर्स होंगे। तो ये 3 कैटेगरी में जो वो आपके सारे क्रेडिटर्स यहाँ पे फॉल करेंगे। तो पहले तो आपने यहाँ पे उनको उनके नाम के आगे यहाँ पे डाल देना है कि मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर्स है। तो यहाँ पर जब आप इस पूरी डेटा को शीट को फिल कर लेंगे तो यहाँ पर आप फिल्टर या फिर शॉर्ट करने, जो शॉर्ट का जो ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप जो इसको फिल्टर या शॉर्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर आपके कितने हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके जो ट्रेडर्स हैं ना, वो यहाँ से हट जाएंगे, तो उनको आप यहाँ से हटा के मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपने आगे क्या करना है, आगे बढ़ना है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कैसे मिलेगा? उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको पार्टी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनसे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। तो जब आप उनसे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे तो उनमें से काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे इस एक्ट के अंदर, मतलब एमएसएमई में उन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया होगा। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा उनको आप यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उनको आप यहाँ से हटा देंगे। तो बचेगा यहाँ पे कौन? जिनके पास रजिस्टर्ड है, सिर्फ वो यहाँ पे बचेंगे। तो यहाँ से ये नॉट रजिस्टर्ड वाले सारे हट जाएंगे। तो जो रजिस्टर्ड है उनका आप यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पर कुछ क्रेडिटर्स जो है आपके, वो यहाँ से कुछ तो ट्रेडर की कैटेगरी में आने के बाद हट गए, और यहाँ पे कुछ ऐसे जो रजिस्टर्ड नहीं है एमएसएमई के अंदर, तो वो यहाँ से आपके हट जाएंगे। अब जिनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ चुका है, तो यहाँ पर उनकी कैटेगरी आपने डालनी है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम। तो ये आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आप यहाँ पर ये एमएसएमई की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आप
प्रिंट वेरीफाई के ऑप्शन में जाके वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद कैप्चा डाल के आपने वेरीफाई करना है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर दोस्तों ये अपना एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एक डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल के मैं वेरीफाई करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर जो निकल के आ चुका है और यहाँ पे ये माइक्रो कैटेगरी आप ये देख पा रहे हैं, माइक्रो कैटेगरी के अंदर ये फॉल कर रहे हैं, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैटेगरी को फाइंड आउट करके और यहाँ पर उनकी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए जो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के वेंडर्स हैं आपके, वो यहाँ पर बचेंगे। बाकी जो मीडियम कैटेगरी के जो वेंडर्स हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, यानी कि उनको आप यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर अभी 3 टाइप से आपका फिल्टर लग चुका है। यहाँ पर एक तो ट्रेडर्स को एक्सक्लूड किया, फिर यहाँ पर जो रजिस्टर्ड नहीं थे उनको आपने एक्सक्लूड किया, फिर यहाँ पर जो कैटेगरी जो स्मॉल और माइक्रो कैटेगरी नहीं है वो यहाँ पे आपने एक्सक्लूड किया, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको ये समझाया था। अब आप समझिए एग्रीमेंट। अब मानिए यहाँ पे 45 डेज का जो एग्रीमेंट का टाइम दिया गया है, 15 और 45 डेज। 15 डेज तो देखिए बहुत कम है, वहां पर तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो 45 डेज को अगर आप मान के चलेंगे तो मानिए कि आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, ये जो सप्लायर है आपके यहाँ पर ये आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इनके पास कोई एग्रीमेंट आपने इनसे नहीं कराया हुआ है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो इनका जो टैक्स इनवॉइस आता है, जो टैक्स इनवॉइस आता है उस पे आप मेंशन करवा सकते हैं कि आप 45 डेज का जो टाइम है वो आप टाइम अपने बिल पे मेंशन करके दे दीजिए। तो उस केस में क्या है कि वो एग्रीमेंट के तौर पर आपका काम करेगा। बिल पर नरेशन और काफी जगह ऐसी होती हैं जहां पर ये मेंशन किया जाता है, तो वहां पर ये मेंशन करके आप 45 डेज आप वहां पे मेंशन कर देंगे, तो वो उस केस में आपको 45 डेज यहाँ पे एग्रीमेंट का जो टाइम है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मेजर पॉइंट है परचेज टाइप। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों से तो आपने गुड्स को परचेज किया होगा, जिस भी आप व्यापार में हो उसका ट्रेड जो करते हैं उसका कुछ गुड्स का परचेज किया होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आपने कुछ सर्विसेज ली होंगी, और यहाँ पर जो तीसरा है वो कुछ ऐसे क्रेडिटर्स होंगे जिनसे आपने फिक्स असेट्स को परचेज किया होगा। कुछ परचेज किया है लेकिन वो आपकी फिक्स असेट्स में आ, तो यहाँ पर ये रूल उन लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा जिनसे आपने फिक्स असेट्स को परचेज किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि अगर आपने इनका पेमेंट, वैसे तो फिक्स असेट्स का पेमेंट भी आपने करना चाहिए, और अगर आपने इनका नहीं किया तो कोई बात नहीं है, डिसअलाउ नहीं होगा, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस यहाँ पे दोस्तों जो रूल्स में जो लिखा हुआ है, आपको जो उस गुड्स के ऊपर, जो उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर आपको जो डेप्रिसिएशन जो मिलना होगा वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपका डिसअलाउ हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर पूरा वैल्यू आपका जो डिसअलाउ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका फिक्स असेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कोई मशीनरी परचेज की है 2 लाख रुपए की, तो यहाँ पर उसका मान लीजिए कि 15% के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन का रेट चार्ज हो रहा है मशीनरी के ऊपर, तो यहाँ पर आपका 30,000 का अमाउंट जो है वो डिसअलाउ होगा, यानी कि उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 2 लाख की वैल्यू जो है वो बच जाएगी आपकी, और यहाँ पे 30,000 का डिसअलाउ हो जाएगा। तो इस केस में आपको अगर पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का जो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बाकी जो पूरा डिसअलाउ नहीं होगा। तो एक यहाँ से फिक्स असेट्स को भी आप हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं, दोनों ही आपके ऊपर जैसे डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो बैलेंस है, जो मैंने पहला पॉइंट इसमें जो बताया था आपको कि बैलेंस एज ऑन 1/4/2023, यानी कि 1/4/2023 पे जो बैलेंस आपका आउटस्टैंडिंग था और वो अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है, तो भी ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो आप उनको भी यहाँ से हटा सकते हैं, जो भी आपके सप्लायर हैं जिनका बैलेंस 1/4/2023 को आ रहा था और अभी भी वही आ रहा है 31/3/2024 को। लेकिन इसमें एक कंडीशन बनती है दोस्तों कि मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका बैलेंस था जो 1/4/2023 को आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था, उसके बाद आपने 5 लाख रुपए का कोई बिल परचेज किया और उसकी पेमेंट आपने जो कर दी 5 लाख रुपए की, यानी कि जो परचेज किया उसकी जो अगेंस्ट में आपने पेमेंट पूरी कर दी, तो आपका जो बैलेंस है वो स्टिल 1 लाख रुपए वैसे ही की वैसे ही खड़ा रहा। अब ये 1 लाख रुपए कुछ भी हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है किसी प्रकार का, या फिर कुछ पुरानी एंट्रीज चली आ रही हो सकती है 2-3 साल से और जो आपने जो वो क्लियर नहीं किया, तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये आप इसको स्टिल रखेंगे तो इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये आपका डिसअलाउ नहीं होगा। अब बड़ा मेजर पॉइंट है दोस्तों ये लास्ट वाला, ये समझिए कि टू बी पेड बाय 31/3/2024, लास्ट परचेज डेट 16/2/2024, यानी कि जो आपने यहाँ पर उस बैलेंस की लिस्ट बनानी है। यहाँ पर तो मैंने क्या बताया था, एज ऑन डेट बैलेंस आ रहा है ये। मान लीजिए कि आप 31 मार्च को या मार्च के लास्ट में आप वर्किंग कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि अभी से ही आप वर्किंग करना चालू कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब जैसे 16 तारीख तक की जो परचेज है, तो 16 तारीख को मान लीजिए आपने 16 तारीख को परचेज का बिल लिया और 16 तारीख का जो बिल है उसकी जो ड्यू डेट है वो 31 मार्च 2023 तक 45 दिन पूरे हो रहे हैं। यानी कि 16 तारीख को जो परचेज आपने किया तो 14 डेज तो फेब के हो गए,
16 से लेके 29 तक। तो 14 डेज तो फेब के और 31 डेज जो है वो मार्च के हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल मैं करता हूँ तो 45 डेज मेरे 31 मार्च 2024 को 45 डेज पूरे हो रहे हैं। तो मेरी 16/2/2024 से पहले तक की, यानी कि 16/2/2024 तक या उससे पहले तक की जो परचेज है उसका पेमेंट मुझे हर हाल में 31/3/2024 तक कर देना है, नहीं तो वहां पे मेरा डिसअलाउ का केस बन सकता है और उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स जो है वो देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 16/2/2024 तक का आप सारा डेटा यहाँ पर बना लीजिए कि आपने इतना पेमेंट आपने 31/3/2024 तक कर लेना है। 16 तारीख तक का आप यहाँ पे जब डेटा बना लेंगे तो उसके लिए आपको प्लानिंग के लिए टाइम मिल जाएगा 45 डेज का। 31/3/2024 तक आप उसका पेमेंट कर देंगे। अब उसके बाद मान लीजिए कि 17/2/2024 को आपने कोई परचेज किया, 17/2/2024 को आपने परचेज किया जिसका 45 डेज जो है वो 1/4/2024 को पूरा हो रहा है। तो अब 17 तारीख का कोई बिल है उसका 1/4/2024 को पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मार्जिन रख के चलिएगा। मैं आपको राय दूंगा थोड़ा सा मार्जिन रख के चलिएगा, क्योंकि 1/4/2024 को क्या है कि अकाउंट्स में जो वो बदलाव किए जाते हैं, अकाउंट्स को जो वो सेट किया जाता है न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वहां पर ये टाइम नहीं मिलेगा आपको 1 तारीख को पेमेंट करने का, वहां से आपको ये मिस हो सकता है। तो इसके लिए आप 1-2 दिन का टाइम जो है वो लेके चलिएगा। मैंने यहाँ पे 45 दिन का दोस्तों ये एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे 45 दिन के हिसाब से आपको समझाया है, क्योंकि 15 दिन का जो टाइम है बहुत शॉर्ट पीरियड है, वहां पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर 45 डेज आप सभी लोगों से जो वो एग्रीमेंट कर लीजिए, जो उनके बिल हैं उन पे मेंशन करवा दीजिए, ताकि जो बिल पे जो मेंशन होगा ना वो एग्रीमेंट के तौर पे ही माना जाएगा। तो यहाँ पर वो आप बैलेंस बना लेंगे जो 16/2/2024 से पहले तक की परचेस है। अब उसके बाद की जो परचेस है उसकी भी आप जो है यहाँ पे कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करके और उसके बाद की प्लानिंग आप कर सकते हैं, जिसकी पेमेंट आपने 45 डेज के अंदर जो वो करनी है, बिल वाइज आप यहाँ पे डिटेल बना के, और जिसकी पेमेंट आपने अप्रैल में करनी है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी वर्किंग कर सकते हैं, इससे बड़ी ही राहत मिलेगी आपको। और सबसे जरूरी जानकारी, अगर आप इस शीट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप इस शीट को एज इट इज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्स्ट डिजिटल।